हेलो एमर्स, आज हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अगर इक्विलिब्रियम का केस होगा किसी रिजिड बॉडी के ऊपर तो वो ना ही रोटेशन करेगी और ना ही ट्रांसलेशनरी मोशन करेगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोगों ने एक क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा था, इसी इक्विलिब्रियम की कहानी को। और उसी पे मैंने एक आपको होमवर्क भी दिया था कि देखिए ये रॉड है पूरा का पूरा और ये L लंबाई का रॉड है, इसके सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे इस पूरे रिजिड बॉडी को या रिजिड रॉड को क्या किया गया है, स्ट्रिंग के सहारे रस्सियों के सहारे इसको बांध दिया गया है। अब जब हम इसको रस्सियों के द्वारा बांधेंगे तो इन रस्सियों के अंदर दो तरीके के तनाव उत्पन्न होंगे, एक तनाव इस रस्सी में और एक तनाव इस रस्सी में। अगर हम देखें ध्यान से तो इनकी लंबाइयों का भी जो क्रम है या जो लंबाइयों का जो समन्वय है वो बड़ा अलग अलग है। जैसे अगर हम पहला देखें, मतलब ध्यान से देखें तो इस सेंटर ऑफ मास से जो पहली वाली रस्सी है वो आधी दूरी पर है, यानी पूरी लंबाई की आधी दूरी पर, जबकि दूसरी वाली जो रस्सी इस रिजिड रॉड से बंधी हुई है वो पूरी लंबाई के चौथाई भाग पे बंधी हुई है, मतलब बाकी का जो आधा है उसके आधे पे। ठीक है, तो हमसे अगर ये बोले कि बताओ यहाँ पे ये बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ट्रांसलेशनरी इक्विलिब्रियम में भी है तो इस टेंशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg के बराबर। कैसे कर दिया सर ये, तो बड़ा सिंपल है, मैंने अभी जस्ट बोला कि भैया ये पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रही है ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ना ये बॉडी ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, जिस पोजीशन पे है वहीं पे है ना। यानी ये दोनों रस्सियां अगर ऊपर खींच रही हैं मिलके तो जितना ये ऊपर बल लगा रही होंगी उतना ही mg नीचे की ओर लगा रही होगी, है ना। तो इसीलिए ना ये नीचे जा रही है और ना ही ऊपर जा रही है। ठीक है, इसीलिए दोनों मिलके जितना बल लगा रही है ये इसके बराबर है। तो T1 + T2 इज इक्वल टू mg। क्लियर है, बिल्कुल। फॉर ट्रांसलेशनल मोशन या इक्विलिब्रियम, सॉरी नॉट मोशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है इसीलिए फोर्स लग भी रहा है लेकिन फिर भी स्टेट में चेंज नहीं आ रही है। अब मैं अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जाऊं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तो क्या होगा, तो हमको पता है कि अगर मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का रोटेशन ना हो तो इसका अर्थ है कि इस पूरे के ऊपर जितना भी टाउ है यानी टॉर्क है वो टोटल या नेट टॉर्क जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर देखूं इस रॉड के अंदर तो कौन कौन लोग या कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न करवा रही होंगी, तो कौन कौन से फोर्सेस, तो एक देखा जाए तो ये ये T2 और एक T1, ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, फोर्स टॉर्क उत्पन्न करवा रही है इस रॉड के ऊपर। जैसे ये वाली भी इसको घुमाने का प्रयास करेगी और ये वाली भी इसको घुमाने का प्रयास करेगी। अब ध्यान से देखिएगा तो ये वाली क्या चाहेगी, ये जो T1 है वो चाहेगी कि इसके सेंटर ऑफ मास, मान लेता हूँ कि यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, तो ये इसको ऊपर की ओर घुमाना चाहेगी, अब ऐसे घुमाना चाह रही होगी, जबकि ये वाली ऊपर की ओर मतलब इस तरीके से घुमाना चाहेगी। ये कैसे पता चल रहा है, तो बड़ा सिंपल है। देखिए अगर मैं इस रस्सी को हटा दूं तो ये वाली जो T1 वाली रस्सी होगी इसको किधर की ओर खींच के लेके आएगी, ऊपर की ओर खींच के लेके आएगी, जबकि अगर मान लेता हूँ इस रस्सी को हटा दूं तो T2 वाली किधर की ओर खींचेगी, ऊपर की ओर खींचेगी। तो अगर मैं देखूँ T1 इधर घुमा रहा है और T2 इधर घुमा रहा है, T1 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये दोनों के दोनों फोर्स दो तरीके के टॉर्क उत्पन्न कर रहे हैं इस रॉड के ऊपर, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और हमें पता है कि अगर मैं चाहता हूं कि बॉडी हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे तो इन दोनों टॉर्क को ऐड करने पे वैल्यू क्या होगी, 0 मिलेगी, है कि नहीं है। यानी इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरी वैल्यू 0 के बराबर हो। यानी मैं यहाँ से अगर निकालूं T1 के द्वारा तो T1 इंटू ये कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी है, L/2, तो L/2 प्लस
यहाँ पे देखोगे तो T2 है, T2 का मल्टीप्लाई करूँगा, ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे है, L/4 दूरी पर है। लेकिन एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मैं एक को पॉजिटिव मानूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मान लेता हूँ कि ये क्लॉकवाइज वाले को मैंने नेगेटिव मान लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? और इन दोनों को ऐड करूँगा तो किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि हमारा ये जो बॉडी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। हो गया? अब इसको उठा के उधर फेंक दूंगा, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो T2 इंटू L/4 इज इक्वल टू T1 इंटू L/2, है ना। L से L कैंसिल हो जाएगा और ये देखेंगे तो 2 से ये 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और इस 2 को उधर भेज दो तो क्या मिल गया हमको, मिल गया T2 इज इक्वल टू 2T1। देखिए यहाँ से यही चीज़ निकल के आई है, यहाँ पे देख लीजिएगा, T2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू T1, 2 को उधर कर दिया तो ये चीज़ हमको मिल गई। क्योंकि हमको पता है कि ये जो T1 और T2 को ऐड करूँगा तो mg आएगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो भैया ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, है ना। इसका मतलब ये जो शर्त है वो 100% श्योर है। तो उस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे पुट कर लूँ कि जैसे हमको पता है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg होता है, तो मैं यहाँ पे T2 की वैल्यू रख देता हूँ 2T1, तो T1 प्लस T2 के यहाँ पे 2T1 इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे 2T1 और एक T1 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3T1 इज इक्वल टू mg। और T1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg/3 आ गई। T1 की वैल्यू कितनी मिल गई, mg/3। तो T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। T2 कितना होगा, तो सर T2 होगा हमारा 2 इंटू T1 की जगह पे रख दूंगा मैं mg/3। अब ये क्या बन गया आपका, T2 इज इक्वल टू 2 mg/3। ये आपका T2 की वैल्यू हो गई और ये आपकी T1 की वैल्यू हो गई। इस तरीके से आप लोगों ने टेंशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? अब आपके मन में जो उत्पन्न होने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम समझा देते हैं। जो यहाँ से कई सारे लोगों के मन में डाउट आया, लोगों के मन में ये डाउट आया कि सर सबसे पहली बात आपने बोला कि टॉर्क जो होना चाहिए, नेट टॉर्क, वो 0 होना चाहिए। अब नेट टॉर्क का अर्थ क्या है, नेट टॉर्क का अर्थ यह है कि कोई ऐसा फोर्स जो किसी को घुमा रहा है, किसी को घुमा रहा है। यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो घुमा सकती हैं, तो सर T1 है, T2 है और mg भी तो है, mg भी तो इसको घुमा सकती है। अगर हमारा जो फिक्स पोर्शन है अगर यहाँ पे रख दूँ मैं, तो mg भी तो इसको घुमा सकती है, यस और नो, घुमा सकती है। mg भी तो एक फोर्स है, क्या ये चाहे तो नहीं घुमा सकती है। अगर मेरा फिक्सेशन पॉइंट कहाँ पे होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस जो होता है, अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे पुट कर देता, तब घुमा सकती थी कि नहीं घुमा सकती थी, घुमा सकती थी। लेकिन हमने क्या बोला कि हम ये पूरी क्रिया कहाँ से देख रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है, इसके सेंटर ऑफ मास पे अपना एक्सिस पॉइंट लिया हुआ है। क्लियर? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे हमने अपना माने वाला पोर्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लिया है, यानी हमारी जो रोटेशनल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास पे लाई कर रही है, याद रखिएगा, ठीक है। कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ तो मैं पुनः बता दूं, यहाँ पे मेरा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉपलिंग। वे टॉपलिंग क्या होता है, तो बहुत ही ईजी है टॉपलिंग। आप सभी लोग अपने डे टू डे लाइफ के अंदर इन चीज़ों को फील किए होंगे, कैसे, तो वही हमको समझाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक ब्लॉक के थ्रू। ये देखिएगा, ये टैबलेट है और ये मेरा पोर्शन है, चार्जर है, सपोज कर लीजिए। अब देखिएगा इस चार्जर के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बड़े अच्छे से देखिएगा यहाँ पे सब कुछ आएगा। तो इस चार्जर के ऊपर मैंने ऐसे फोर्स इस पॉइंट पे ऊपर लगाया, तो जो ही मैं लगाऊंगा ये चार्जर क्या होने लगा, सरकने लगा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सरकने लगा ना, सरकने, ठीक है। तो मैंने कोई और सरफेस ली, सरफेस मेरे पास कोई और प्रोवाइड कराइए, ये है, इस सरफेस को देखते हैं हम लोग। अब इस पे देखूंगा मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब ये उतना इजी तरीके से नहीं सरक पा रही है जितना इजी टैबलेट के ऊपर सरक रही थी, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, मैं अभी भी टॉपलिंग के अंदर इक्विलिब्रियम के केस में ही हूँ, अभी भी मैं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन समझिएगा ध्यान से,
होता क्या है टॉपलिंग का मतलब? टॉपलिंग का मतलब जब तुम फोर्स लगाओ, अच्छे से समझिएगा, फोर्स लगाओ तो किसी पॉइंट पे लगने के बाद ये जो ब्लॉक है वो क्या हो जाए, लुढ़क जाए। वो क्या हो जाए, लुढ़क जाए। देखिए ये है टॉपलिंग। फिर से ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये क्या हो गया, लुढ़क गया। क्या हो गया, लुढ़क गया। तो दैट इज द केस ऑफ टॉपलिंग। समझ में आया? टॉपलिंग का मतलब लुढ़कना, यानी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाओ तो ब्लॉक क्या कर जाए, ब्लॉक लुढ़क जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, हाँ या ना? क्या बोले हैं? मतलब कोई भी ब्लॉक जैसे, अच्छा ये अपने लाइफ के अंदर बहुत ऐसे ब्लॉक हमको मिले होंगे जो क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगाते हैं तो लुढ़कता है ना, तो उसी केस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कई बार आप पढ़ी होंगी या देखी होंगी कि कई बड़ी से बड़े ब्लॉक को लुढ़का के इधर से उधर मूव कराया जाता है, वो भी एक प्रकार से रोटेशनल मोशन के अंदर ही आ रहा है। वहाँ भी तो चीज़ें घूम ही रही हैं, हाँ या ना? ऐसे ऐसे करके घूम ही तो रही हैं, बस हो क्या रहा है ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक पॉइंट से ये ऐसे ऐसे चल रही हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो दैट पोर्शन इज टॉपलिंग। अब इसको और अच्छे से आप समझ लेंगे, ठीक है ना? ऐसा कैसे हो रहा है ये भी आप समझ लेंगे। तो मान लेता हूँ कि एक ब्लॉक है, ये सरफेस पे रखा गया है, बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है? अब आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रही हैं। क्यों यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसको छोड़िए, पहले ब्लॉक की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी। मान लेता हूँ कि ये ब्लॉक यहाँ से, इसकी चौड़ाई b है और ये वाला पोर्शन इसका क्या है, h है, क्योंकि ये हाइट बताएगा। ये चौड़ाई और ये क्या है, हाइट है, यही तो हो सकता है, ठीक? अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स अप्लाई किया। अब जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो मैंने ये माना कि ये मान लेता हूँ इस पॉइंट से, क्योंकि देखो यार लुढ़कने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों मैं वो पॉइंट ले रहा हूँ ये भी ज़रूरी है जानना। मान लो ये लुढ़कना चाह रहा है, ये लुढ़कना चाह रहा है, तो इसको अपने इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होगा। इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट, इस एक्स मतलब यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। फिर से देखो, रोटेट करना पड़ेगा कहाँ के अबाउट, यहाँ के अबाउट, तभी जाके क्या कर पाएगा, लुढ़क पाएगा। समझ पा रहे हैं? लुढ़कने के लिए ध्यान से देखिए, इसके कोने वाले पॉइंट पे क्या होना चाहिए आपका, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात? यानी इस पॉइंट के अबाउट ये लुढ़केगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है, या जिस पॉइंट के अबाउट ये क्या करने वाला है, लुढ़कने वाला है, यानी रोटेशन करने वाला है। सीधा मतलब यही है। पहली बात तो हम टॉपिक का नाम डाल दें, टॉपलिंग है भैया। टॉपलिंग का मतलब आपको समझ लेना है लुढ़कना, ठीक है? अब पॉइंट बना लिया, इधर से फोर्स भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपको पता है कि इसका मास होगा तो नीचे की ओर क्या लगने वाला है, mg भी लगने वाला है, दोनों होने वाला है। अब थोड़ा समझते जाते हैं हम लोग। ये पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट में अगर देखूं तो पहली बात तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो क्या यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, भाई नॉर्मल फोर्स तो लग रहा होगा, नॉर्मल से लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। यानी अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इस साइड में हमको क्या नज़र आ रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स नज़र आ रहा होगा। लेकिन याद रखेंगे कि यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स कम से कम इतना होना चाहिए जो स्लिप करने से रोक दे। सर बहुत कुछ आ गया, हमको कुछ समझ नहीं आया। मतलब मैंने बोला एम मास का ऑब्जेक्ट है, mg लगेगा, एफ फोर्स में लगा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ इसको लुढ़का पाऊँ, ठीक है? ताकि मैं किसी चीज़ को, जैसे मैं नहीं, अगर मान लीजिए मैं ऐसे जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे बड़ा सा बॉक्स आ गया, अब बड़े से बॉक्स को मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऐसा तो ऑप्शन नहीं कि मैं हर बार उठा के ही लेके जा पाऊँगा, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं उसको सरका के लेके जाऊँ या तो उसको लुढ़का के लेके जाऊँ, है ना? ईजी कौन सा रहेगा? सर सरकाने से ज़्यादा ईजी क्या रहता है, लुढ़काना, ठीक है ना? सरका तब सकते हो आप जहाँ पे एकदम सरफेस स्मूथ हो। अगर मान लीजिए स्मूथ सरफेस नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे, लुढ़काना एंड टॉपलिंग ही यूज कर सकते हो। तो वही हम करने जा रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है? यानी इस टॉपिक के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं टॉपलिंग, इसमें यही किया जा रहा है ताकि हम उन जगहों के बारे में समझ सकें कि कब हम मतलब किस किस केस में हमारी टॉपलिंग ईजी तरीके से हो सकती है, ताकि हम इस चीज़ को पढ़ें तो बाकी बाद में जाके इसको अप्लाई कर पाएँ, ठीक है? तो अब मैं फोर्स यहाँ से लगाऊंगा तो पहली चीज़ तो हम इसको केस, मतलब इसका केस समझते हैं। mg नीचे की ओर, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है।
फिर मैंने बोला यार फ्रिक्शन भी लगेगा ही लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन इतना होना चाहिए कि स्लिप होने से बचा दे। स्लिप हो गया तो फिर उस कंडीशन में टॉपलिंग नहीं हो पाएगी, जैसे यहाँ पे हुआ है यही। अभी जस्ट देखिएगा, मैं अगर इसको लुढ़काना चाहूँ इसके ऊपर तो ये लुढ़केगा ही नहीं जल्दी। देखिए मैं हल्का सा भी फोर्स लगा रहा हूँ ना, देखिए हल्का सा भी फोर्स लगा रहा हूँ, ये क्या हो जा रहा है, सरक रहा है। ये दिख रहा है, ये सरक रहा है, ये लुढ़क नहीं रहा है, देखिए। ठीक, तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन उतना है कि जो इसको लुढ़कने देगा? नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी क्या, कि टॉपलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना फ्रिक्शन होना चाहिए भाई कि जो क्या करवा सके, स्लिप करवा सके। ठीक है, अदरवाइज क्या नहीं होगा, टॉपलिंग नहीं होगा, याद रखेंगे। तो मैंने वही बोला कि यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए, मैं पहले भी लिख देता हूँ, फ्रिक्शन इतना होना चाहिए कि स्लिपिंग से ब्लॉक बच सके, ब्लॉक स्लिपिंग से बच सके। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब क्या होता है अब देखते हैं। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो ये जो आपका टॉपलिंग है उसमें क्या होने वाला है, इसमें यही होने वाला है कि आप फोर्स लगाओगे, ये क्या कर जाएगा, इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा, ये पूरा ब्लॉक ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा और पीछे जाइए। आप किस टॉपिक पे पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आप फोर्स लगाओ लेकिन मोशन ना हो। अब समझना एक और केस को, यहाँ पे समझो, ये चार्जर है, ये चार्जर सपोज कर लो मैं इसको घुमाना चाहता हूँ, घुमाना नहीं, मैं इसको मोशन कराना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ध्यान देना, ये मोशन किया नहीं किया, इसके ऊपर और फोर्स अप्लाई किया, मोशन किया नहीं किया, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, फोर्स अप्लाई हो रहा है यस और नो, लेकिन फिर भी मोशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने उसी अवस्था में रुका हुआ है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। फोर्स लग रहा है लेकिन ये इसके स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी नेट फोर्स अभी भी क्या बना हुआ है, जीरो, क्योंकि मोशन क्या हुआ है, जीरो। अब समझो, फिर से और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो होता क्या है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्लॉक नहीं बढ़ पाता है, रीज़न क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोक के रखता है। मैं फोर्स थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ेगा, अभी भी नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या समझ पा रहे हैं। थोड़ा और बढ़ा दिया तो इधर भी थोड़ा और बढ़ गया, अभी भी किस में है ये, नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम में है, स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, फोर्स इधर बढ़ा रहा है, फ्रिक्शन इधर बढ़ रहा है, क्लियर है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे आपका ये जो फोर्स होगा वो इस पे भारी पड़ जाएगा, फ्रिक्शन पे, है ना। यानी आप एक ऐसे बढ़ाते एक ऐसे लिमिट पे पहुंच जाओगे, मतलब एक ऐसे सीमा पे पहुंच जाओगे जहां पे अब थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ाओगे तो ये मोशन कर जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम की कहानी खत्म है या ना, याद करिए। और इस टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो रोक के रखता है, यानी एक मैक्सिमम लिमिट जो एक फ्रिक्शन की होती है एक ब्लॉक के लिए, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर। और ब्लॉक चुपचाप रुका हुआ है तब क्या है वो, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी और खींचो तभी भी हम नहीं जाएंगे, तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, आया समझ। लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की जो ब्लॉक को अब उसके स्टेट को चेंज होने से रोक रहा है, वो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद वो ब्लॉक मूव कर जाएगा, यानी वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे टॉपलिंग को, किसको, टॉपलिंग को, तो अगर हम टॉपलिंग की बात करें तो टॉपलिंग भी क्या है सर, ये लिमिटिंग कंडीशन है, याद रखेंगे, लिमिटिंग कंडीशन है किसकी, इक्विलिब्रियम की।
किसकी? इक्विलिब्रियम की लिमिटिंग कंडीशन है भाई। यानी इक्विलिब्रियम अगर अपने लिमिट पे पहुंच चुका है तभी जाके क्या होगी? टॉपलिंग होगी। ये वही बात बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। समझ पा रहे हैं? ये वही बात बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम अपने लिमिट पे पहुंच जाने का अर्थ क्या है कि भैया फोर्स एक लिमिट तक पहुंच चुका है, अब थोड़ा सा भी लगाओगे क्या कर जाएगा? मोशन कर जाएगा। तो ये लिमिटिंग ही तो कहलाएगा, हाँ या ना? तो ये वही केस में टॉपलिंग होती है ना? हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। अच्छा, आप कभी एक स्टेटस आता है, वो पत्थरों का पूरा स्टेटस होता है, तो देख रहे होंगे कि छोटा सा एक पत्थर दौड़ते दौड़ते आता है, एक महल के ऊपर गिरने वाला होता है, वीडियो के अंदर दिखाया जाता है। तो गिरने जाता है, तब तक क्या बोलते हैं? कोई आता है और क्या कर लेता है? रोक देता है, ऐसे रोके रहता है। तो जो ही वो रोकता है सडन में देखिएगा तो तुरंत पीछे से तुरंत उनके बाउंड्री में आ जाने के कारण वो तुरंत उसके ऊपर क्या करने लगते हैं? फायर करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं? भाई वो रोकते आता है और धीरे से बस हल्का सा उसका टच होता है। ध्यान से देखे होंगे आप लोग, हल्का सा टच होता है। सेम वही कहानी है कि जो ही हल्का सा टच होता है तुरंत उसकी पूरी मतलब पूरा पोर्शन क्या हो जाता है? गिर जाता है। आगे का थोड़ा सा पोर्शन गिर जाता है उनके महल का। तो तुरंत वहाँ पे महल के जो क्या बोलते हैं, मतलब सैनिक वगैरह होते हैं, तुरंत बंदूक निकाल के उसी के ऊपर एक्शन कर लेते हैं। लेकिन उन सभी बातों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि बहुत हल्का सा टच होता है, हल्का सा, वही हल्का सा टच चाहिए जब लिमिटिंग की बात कर रहा है। तो यानी आप फोर्स लगा रहे हो तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि बस हल्का सा आपने टच किया और क्या हो गया? मोशन हो गया। दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो हल्का सा टच। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे। तो इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये लिमिटिंग कंडीशन है किसकी? इक्विलिब्रियम की। जब इक्विलिब्रियम एक अपने लिमिट पे पहुंच जाता है तो टॉपलिंग हो जाती है। यानी एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा है, जैसे इसके पहले वाले भी केस में ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा हुआ था, लेकिन क्या मोशन हो रहा था? नहीं हो रहा था। लेकिन अगर फोर्स इतना लग जाए कि उसकी मतलब एक कैपेसिटी जितनी है फोर्स की कि हम मोशन नहीं करने देंगे, वो ख़त्म हो जाए और उस मैक्सिमम सीमा पे आ जाए या मैक्सिमम लिमिट पे आ जाए, जहाँ के बाद अगर हल्का सा भी थोड़ा सा भी फोर्स अपने अप्लाई किया तो मोशन कर जाएगा, वही सीमा या वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? टॉपलिंग। यानी उसी केस में टॉपलिंग होता है। आया समझ में? तो मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे मैं इसको मोशन नहीं कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रिवेंट कर लूँ, लेकिन मैं एक फोर्स लगाते जाऊँगा, बढ़ाते जाता हूँ और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि मैं हल्का सा भी टच करूँगा तो क्या हो जाएगा? लुढ़क जाएगा। समझ में आया? मैंने सब बना भी दिया, बता भी दिया। अब बताएं अच्छे से। देखिए, नीचे mg, इधर फ्रिक्शन, इधर फोर्स। ठीक, फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा, 100% श्योर है। अब ये जो F फोर्स है, देखो अब देखो F फोर्स लग रहा है, उधर नीचे की ओर mg लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। अब ये दोनों के दोनों मिलके क्या करवाएंगे? रोटेट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हाँ, यस और नो? हाँ या ना? भाई ये भी करवाएगा, ये भी करवाएगा। अब देखना ये कैसे करवाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में करवाएगा? भाई ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पोर्शन किसके रिस्पेक्ट में करवाएगा? पहली बात तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे सर करवाना क्या चाह रहे हो, मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ, mg के रिस्पेक्ट में टॉर्क देखना चाहता हूँ, यानी mg इसके ऊपर कितना टॉर्क क्रिएट कर रहा है और ये फोर्स कितना टॉर्क क्रिएट कर रहा है। सिंपल कहने का मतलब ये है, मतलब मैं टॉर्क पूछ रहा हूँ F के रिस्पेक्ट में और टॉर्क पूछ रहा हूँ mg के रिस्पेक्ट में, बस इतना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं? यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? अरे बोलिए भाई। यस बता सकते हैं हम लोग। कैसे बता सकते हैं? देखिएगा, सिंपल काम करना है आपको। सिंपल काम क्या करना है भाई? अगर मैं टाउ F निकालना चाहता हूँ तो कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे पता होना चाहिए सर, बिल्कुल। और जिस पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट मैं देखना चाहता हूँ वहाँ से उसकी टोटल हाइट कितनी है परपेंडिकुलर वाली, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये फोर्स यहाँ लग रहा है, सपोज कर लो ये है मेरा पोर्शन, देखना अब यहाँ पे बहुत कुछ लगेगा, यहीं पे लगा रहा था ना मैं, तो ये मेरा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ लाइन बना सकता हूँ, हाँ या ना? तो मैं इस फोर्स को यहाँ भी ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ? यानी मान सकता हूँ कि मेरा फोर्स यहाँ पे आ गया, ये मेरी क्या है? पॉइंट ऑफ एक्सिस है। यस और नो? पॉइंट ऑफ एक्सिस है।
अब इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के से मेरे फोर्स की दूरी कितनी है, h हाइट है और दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, यही तो केस होना चाहिए टॉर्क, तभी तो आप डिफाइन कर सकते हो तो गया। आप क्या चाहिए, हाँ या ना, यस और नो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार देखिए, अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे। फिर से ये यहाँ पे h है, यहाँ पे देखिएगा ये b है पूरा का पूरा, थोड़ा सा छोटा कर दिया ब्लॉक को। यहाँ पे देखिएगा फोर्स अप्लाई किया आपने सबसे ऊपर वाले पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो मैंने बोला था कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहलाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे लग रहा है। और यहाँ से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या बन जाएगा, ये पॉइंट लाइन ऑफ एप्लीकेशन। और इस लाइन पे मैं कहीं पे भी उस फोर्स को रखूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी वो हमेशा सेम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यानी इस पॉइंट पे भी वो उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जितना इस पॉइंट पे करेगा। तो मैंने मान लिया भाई यहाँ नहीं है, यहाँ पे है मेरा फोर्स, बात खत्म, इस पॉइंट पे है। अब इस पॉइंट पे मेरा अगर फोर्स लग रहा है ऐसे मैंने मान लिया, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में घुमाना है, इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाना है। यानी मैं इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालना चाहता हूँ। टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा फोर्स, और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, h है, यही तो होगी। अरे हाँ ना बोलिए, ऐसे ही तो हम लोगों ने देखा था, ये रहा सर्कल, ये रहा पॉइंट, ये रहा r, और ये ऐसे ही तो घुमा पाएगा, यही तो घुमाएगा इसको। परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है, बात खत्म। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे F इंटू एच हो गया। अच्छा, अब मैं अगर mg का निकालना चाहूँ भाई, mg का निकालना चाहूँ तो क्या होगा भाई बताइए, mg के लिए निकालना चाहिए, यानी mg के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ। तो mg के रिस्पेक्ट में फिर से ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? अरे मतलब मैं मान लीजिए ये पूरा लाइन है ना, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में मैं मान लीजिए ये मेरा अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, समझो मेरी बात ध्यान से, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो यही है ना, इसी पे मैं दिखा रहा हूँ mg है, तो मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो फिर से क्या बन जाएगा मेरा लाइन ऑफ एप्लीकेशन, भाई इसी लाइन पे तो फोर्स लग रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं इस mg को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाँ या ना भाई। असर तो यहाँ भी उतना ही हो रहा होगा इस mg का, है ना। और इस mg से यहाँ तक के बीच की दूरी, मतलब मुझे ये देखना है ना कि mg के रिस्पेक्ट में कितना टॉर्क उत्पन्न हो रहा है। तो mg यहाँ पे है और mg से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी होगी, तो ये mg क्या लगती है भाई, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीचों बीच में। तो ये पूरे लंबाई को पूरे चौड़ाई को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया होगा कि नहीं कर दिया गया होगा, यानी ये b/2 तो ये भी b/2 हो गया होगा। तो यानी इतनी हाइट कितनी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस mg से उस पॉइंट ऑफ एक्सिस की कितनी है, b/2 है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे देखूँ टॉर्क ऑफ mg इज इक्वल टू mg इंटू b/2, हाँ या ना, यस और नो, हो गया, क्लियर है। अरे हाँ ना बोलिए, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब अगर मैं देख लिया यहाँ पे टॉर्क F और टॉर्क टाउ mg मिल गया मुझे, मतलब टॉर्क F और टॉर्क mg ये मिल गया कि भैया mg के रिस्पेक्ट में इतना टॉर्क उत्पन्न हो रहा है और इसके रिस्पेक्ट में इतना, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको टॉपल कराऊँ, मैं इस ब्लॉक को लुढ़का पाऊँ। तो लुढ़काने के मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये तो मैंने देखा है यहाँ पे फोर्स तो लगाया है, लेकिन मुझे कितना मिनिमम से मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए कि ये क्या कर जाए, लुढ़क जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम की लिमिटिंग कंडीशन है, समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम की लिमिटिंग कंडीशन है। यानी ये दोनों फिलहाल में इक्विलिब्रियम में होंगे, अभी फिलहाल में तो इक्विलिब्रियम में रखे होंगे ना ब्लॉक को, यानी अगर ये इक्विलिब्रियम में रखे होंगे, बड़े अच्छे से समझिएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में रखे होंगे तो ये पूरा बराबर होगा, है या ना। यानी F इंटू एच इज इक्वल टू mg इंटू b/2। अब मैं F की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, mg इंटू b/2h आ गया ये। यानी इतना फोर्स अगर लग रहा है तब तक ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसके बाद थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कर दिया, यानी इससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कर दिया तो टॉपल कर जाएगा। आई बात समझ में, हाँ या ना। ये तो इक्विलिब्रियम का केस था ना ये घूमने देगा ना ये घूमने देगा, समझ में आ रहा है ना, यस और नो। अरे हाँ ना बोलिए,
ये दोनों बराबर क्यों किया भाई? अगर ये दोनों बराबर रहेंगे तो इसको क्या नहीं करने देंगे, क्या नहीं करने देंगे, इक्विलिब्रियम में रखेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ज़्यादा करना है ना, मुझे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम निकालना है, क्योंकि हल्का सा मैं फोर्स एक्स्ट्रा नहीं करूँगा तो ये घूमेगा नहीं भाई। टॉपल का मतलब लुढ़कना, और लुढ़कना का मतलब क्या है, घूमना ही तो है एक प्रकार से, ये घूमेगा ही तो घूमने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, और फोर्स कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो सर इससे बड़ी होनी चाहिए, तब जाके मेरा ब्लॉक क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। तो F इज इक्वल टू mg इंटू बी अपॉन 2h, इट इज़ द फोर्स, मिनिमम फोर्स। इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तब जाके टॉपल हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? मैं यहाँ पे लिख दूँ ये क्या है, मिनिमम फोर्स है, ये मिनिमम ही है ना। अब इससे हम बढ़ाएंगे तब ना जाके होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है? तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, टॉपलिंग समझ लिया भैया कब क्या होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को पकड़ूं, कब, जब मेरे पास एक रॉड है, मैंने देखिए उतना लंबा चौड़ा बनाया ताकि मैं आपको ऑब्जर्व करा पाऊँ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई रॉड है mb अपॉन 2h, तो यहाँ से अगर मैं इसका रिलेशन देखूँ उस फोर्स का, एंड टॉपलिंग कराने के लिए जो फोर्स चाहिए उसका, तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा B के, है ना। इसका मतलब जितनी ज़्यादा चौड़ाई, जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा रॉड, उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा उसको टॉपल कराने में। समझ पा रहे हैं? ये कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं इसको समझूँ, इसको देखूँगा, ये टैबलेट है मेरा, इस टैबलेट को अगर मैं देखूँ तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है ना। अब मैं इसको टॉपल कराना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी चौड़ाई मान लेता हूँ ये B है, ठीक है, और ये पोर्शन क्या है इसका, H है ना, ये H है। तो देखा जाए तो इसको ज़्यादा टॉपल कराना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ये वाली। देखिए अगर मैं ऐसे टॉपल कराता हूँ तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए चौड़ाई क्या है, कम है, जबकि इधर से चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? आया ना? बिल्कुल। तो F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होता है, और वैसे ही F इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/h होगा, सीधा दिख रहा है, H नीचे है तो सीधा रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कर लीजिए अगर मैं एक रॉड ऐसे रखी गई है, एक रॉड ऐसे रखी गई है जिसमें चौड़ाई ज़्यादा है, अब मैं इसको टॉपल कराना चाहता हूँ तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत होगी, यानी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी इसको उठा के ऐसे खड़ा कर दिया, उठाया और खड़ा कर दिया, तो ये B नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया, हाइट। अब ये B क्या बन गया, हाइट बन गया। अब इसको टॉपल कराऊँ तब, अब इसको टॉपल कराऊँ तो क्या होगा, ईजी हो जाएगा। अब यानी खड़ा है तब मैं इसको टॉपल कराना चाहूँ, यानी लुढ़काना चाहूँ तो आराम से लुढ़का सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब ये लेटा हुआ था तब लुढ़काना चाहूँ तब टफ है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि अगर मैं किसी चीज़ को लुढ़काना चाहता हूँ तो कैसे लुढ़का सकता हूँ, तो जितनी हाइट में रहेगी उसको लुढ़काना उतना पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए कम फोर्स लगेगा। जितनी हाइट बढ़ाओगे फोर्स कम लगेगा टॉपल कराने के लिए, ठीक है। और जितनी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा टॉपल कराने के लिए। आएगा समझ में? तो अगर आपसे टॉपलिंग के अंदर क्या पूछ ले कि टॉपल कब ईजी है, टॉपलिंग कब ईजी है, लुढ़काना कब ईजी है, जब हाइट ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब लुढ़काने वाला किस समझ लिए। अब अगर आपके सामने कोई ब्लॉक दे दे और कहे कि इसको लुढ़का के दिखाओ कितना फोर्स लगेगा, बता सकते हैं? बिल्कुल। तो हम उसका सबसे पहले क्या नाप लेंगे, मास देखेंगे, मतलब मास नाप लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नाप लेंगे। भाई F इज इक्वल टू क्या है, अरे यार मैंने यहाँ पे G गायब कर दिया, F इज इक्वल टू mg/2h। तो B क्या, फिर हम उस ब्लॉक की चौड़ाई नाप लेंगे, फिर उसकी हाइट नाप लेंगे, पूरा रख देंगे। रखने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इतना फोर्स लगाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर इतना जितना फोर्स मैंने कैलकुलेट किया उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा दूंगा, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा, लुढ़क जाएगा। लेकिन याद रखेंगे हम लोग उस ब्लॉक को किस क्रम में रखेंगे, इस क्रम में जिधर हाइट ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, इस तरीके से रखेंगे। समझ में आई बात, हाँ या ना। तो अगर एक रॉड आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे स्केल के थ्रू मैं पुनः समझा दे रहा हूँ, ये अगर रॉड ऐसे है और मैं इसको टॉपल कराना चाहूँ तो ईजी नहीं है, है ना, क्योंकि इस कंडीशन में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट देखेंगे
हाइट भी कम है, हाइट कम है ना, तो हाइट कम है चौड़ाई ज़्यादा है तो 100% दिख रहा है, क्या होगा, फोर्स ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर ऐसे हो गया, चौड़ाई क्या हो जाएगी कम और हाइट क्या हो गई ज़्यादा, तो हाइट जितना ज़्यादा बढ़ेगी इसको टॉपल कराना उतना ही ईजी है। समझ में आई बात? बस याद रखेंगे सरफेस ऐसा रखिएगा यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो जो उसको सरकने से क्या करे, रोक ले। तो आई होप अब आपको अगर लुढ़काना हो तो आप आसानी से लुढ़का सकते हो किसी भी चीज़ को, ठीक हो। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट है टॉपलिंग का आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट टॉपिक में जहाँ पे हम फिर कुछ नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।